हेलो स्टूडेंट्स। आज 11th क्लास की फर्स्ट क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोग सभी 10th क्लास से जस्ट 11th में गए हैं और आपके लिए सिलेबस भी एकदम से बड़ा हो गया है। तो मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, अभी आप छोटे हैं और आपके पास सिलेबस एकदम बड़ा सा आ गया है। तो मैं बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करूँगा, बड़े आराम आराम से 3 4 5 6 क्लासेस मैं आपका फाउंडेशन तैयार करूँगा, बेसिक्स तैयार करूँगा। और अगर 3 4 5 क्लासेस में आपकी बेसिक्स तैयार होगी ना, तो उस बेसिक्स के ऊपर हम जितना डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चैप्टर हो हम आपको पढ़ा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अगर 4 5 क्लासेस में अगर जल्दीबाजी हुई तो फिर तो बच्चे आपका पूरा सेशन ही आप स्ट्रगल करते रह जाओगे। आप जानते हैं कि हर लेवल के हर बच्चों को पढ़ाने का स्टाइल अलग अलग होता है। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि अभी आप क्या है, जस्ट 15+ है या हार्डली 16+ है। तो आपका भी छोटा सा ब्रेन है, छोटी सी क्लासेस से आप अभी जंप करके 11th में आए हो, सिलेबस बड़ी हो गई है, तो आपको बड़े तसल्ली से आराम आराम से स्पून फीडिंग करानी पड़ेंगे कम से कम 5 7 क्लास स्टार्टिंग में। मुझे लगता है कि मेरी बात से आप एग्री कर रहे हो, कर रहे हो? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा चैप्टर 2 लिखा हुआ, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट लिखा हुआ है। मतलब जो भी आज हम बात आपसे करेंगे वो सारी की सारी बातें चैप्टर 2 से रिलेटेड होगा। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बात बताता हूँ, मैं कि मैं कौन से बुक से पढ़ाऊँगा आपको और आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, ये सब बातें मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले लिखता हूँ मैं हेडिंग यहाँ पे, क्या, अकाउंट्स। लिखिए आप लोग भी साथ साथ, अकाउंट्स। क्लास आपका है 11th, ठीक है, आपका कॉमर्स स्ट्रीम है। आपने कॉमर्स चूज किया है तो कुछ सोच समझ के चूज किया होगा, मानते हैं? कॉमर्स चूज, हाँ एक बात और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा कि आपको बुक कौन सा मैं रेफ़र कर रहा हूँ। देखो जनरली दो बुक चलते हैं, एक तो चलता है आपका TS ग्रेवाल और दूसरा बुक चलता है आपका DK गोयल। लेकिन मैं, आप मुझे क्वेश्चन किसी भी बुक से पूछ लो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उस बुक का नाम होगा TS ग्रेवाल। ये काफ़ी पुरानी बुक है, आज की बात नहीं है, कई सालों से बुक चल रहा है और कई सालों से इस बुक ने बच्चों के अकाउंटेंसी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया है। ऐसा नहीं है, अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे बुक कोई भी चूज़ कर लो आप, सब में बातें क्या सेम ही है, बस उसका प्रेजेंटेशन तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। बात समझ ले, आपको प्यास लगी, आप पानी पियोगे, आप जिस किसी ग्लास में पानी पी लो, तो वो ग्लास एक क्या है, एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, लेकिन अल्टीमेटली मिलना क्या, आपको पानी ही है। ये बात और है कि प्रेजेंटेशन से थोड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर अच्छी खासी ठीक ठाक चमकता हुआ ग्लास आपके पास होगा तो थोड़ा पीने का आनंद आ जाएगा, लेकिन अगर प्यास आपको लगी होगी ना, तो फिर आप ग्लास की क्वालिटी नहीं देखोगे, आप पानी देखोगे सिर्फ। तो अगर आपको अकाउंटेंसी की भूख है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बुक कौन सी आपके पास है। क्वेश्चंस मुझे किसी से पूछ लो, आपके बुक में, आपके स्कूल में हो सकता है TS ग्रेवाल लगा हो, DK गोयल लगा, फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं से भी पूछ लो आप मेरे से, क्वेश्चंस पूछने कोई मनाही नहीं है। तो ये दो बातें डिसाइडेड हो गई, TS ग्रेवाल और DK गोयल। मैंने कौन सा बुक चूज़ किया? TS ग्रेवाल, अकाउंटेंसी 11th क्लास कॉमर्स स्ट्रीम। अब मैं कुछ बातें आपसे और करना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, अगर आपने कॉमर्स चूज़ किया है तो या तो आपने खुद अपनी मर्जी से चूज़ किया होगा, उम्मीद तो मैं यही कर रहा हूँ, या हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने 10th क्लास में या उसके बाद समझाया होगा कि कौन सा स्ट्रीम आपको लेना चाहिए। मैं अभी इस बात में नहीं पढ़ता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ किया तो इसका मतलब आप अपने ज़िंदगी में आने वाले वक्त में जो पढ़ना चाहते हो, कौन सी एरिया को पढ़ना चाहते हो, कौन से फील्ड को पढ़ना चाहते हो? बिजनेस। क्या पढ़ना चाहते हो आप? बिजनेस। अगर आप साइंस लेते तो आप एक डिफरेंट स्ट्रीम में जाते, साइंस में भी इंजीनियरिंग होता है, तो इंजीनियरिंग में आप कंस्ट्रक्शन के बारे में, कंप्यूटर्स इंजीनियर, बहुत सारे तरह के ब्रांचेज होते हैं, वो बनने की कोशिश करते। अगर आप बायो पढ़ते तो डॉक्टर्स बनने की कोशिश करते या और बहुत कुछ बनने की कोशिश करते, वो अलग एरिया हो गया। लेकिन अगर आप कॉमर्स लिया, इसका मतलब बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, इसका मतलब आने वाले समय में या तो किसी बिजनेसमैन को आप हेल्प करेंगे
उसके बिजनेस में, या हो सकता है आप खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे क्योंकि आप बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा क्या बिजनेस के लिए पढ़ना जरूरी होता है? ऑफ कोर्स पढ़ना जरूरी होता है। एक छोटा बिजनेस भी आप शुरू करते हैं या उसको और बड़ा करते हैं और बड़ा करते हैं और बड़ा करते हैं, तो हर एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या चाहिए होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नॉलेज चाहिए होता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा या अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज नहीं होगा तो बिजनेस में आज के ज़माने में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। तो आइए देखिए, अगर आपने कॉमर्स लिया इसका मतलब आपको बिजनेस के बारे में पढ़ना है, तो बिजनेस के बारे में पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? देखिए, बिजनेस के लिए आपको अकाउंट्स का नॉलेज चाहिए। अगर अकाउंट्स की नॉलेज है तो आप इसका मतलब बिजनेस की नॉलेज रखते हो। आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज चाहिए। अगर इकोनॉमिक्स का नॉलेज है इसका मतलब आपको बिजनेस का नॉलेज है। आपको बिजनेस स्टडीज़ का नॉलेज चाहिए। बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें होती है बिजनेस को चलाने के लिए, वो सब इसमें होता है। आज के डेट में अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हो किसी से तो आपको लैंग्वेज भी चाहिए, और लैंग्वेज के लिए या तो हिंदी की बात कर लो या इंग्लिश की बात कर लो। मेरे लिए तो सारे लैंग्वेजेस अच्छे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा आज के ज़माने में अगर ग्लोबल बिजनेस आप करना चाहते हो तो आपको लैंग्वेज क्या चाहिए? इंग्लिश चाहिए। बात समझ गए? तो इसीलिए ये इंग्लिश लैंग्वेज का जहाँ सवाल है ना, ये बिजनेस को संभालने के लिए नहीं, ये साइंस वर्ल्ड को भी संभालने के लिए, ये एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ को संभालने के लिए लैंग्वेज चाहिए होता है। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको हिंदी में बोल के पढ़ा रहा हूँ, बीच बीच में कुछ शब्द मैं इंग्लिश का ही बोलता हूँ, तो ये मानकर बोल रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं क्योंकि आपको वो लैंग्वेज आती है। लेकिन अगर मान लो कोई बंदा यहाँ पे जर्मन का होता है, कोई चाइनीज़ होता है, तो क्या समझ पाता हो? नहीं समझ पाता। इसका मतलब कुछ भी नॉलेज आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आपको लैंग्वेज तो ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होते हैं जो स्कूल वाले आपको देते होंगे सब्जेक्ट्स में, मुझे तत्काल अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट तो आपके पास होना ही होना है। हाँ, एक बहुत अच्छा चीज़ भूल ही गया मैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और वो क्या है? मैथ्स। मैथ्स की जानकारी भी आपको चाहिए। अब आप कहोगे बिजनेस को संभालने के लिए मैथ्स क्यों चाहिए? ये क्वेश्चन ही गलत है। आप पूछ नहीं सकते मुझसे, भाई आपको मैथ्स नहीं चाहिए, आप कैसे कोई कैलकुलेशंस कर पाओगे अगर मैथ्स की जानकारी आपको नहीं हो तो मैथमेटिक्स की जानकारी भी हर फील्ड के लोगों को चाहिए होता है। तो आपको बिजनेस को संभालने के लिए अकाउंट्स की जानकारी चाहिए, इकोनॉमिक्स की जानकारी चाहिए, बीएसटी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश चाहिए, या फिर क्या चाहिए आपको? मैथ्स की जानकारी चाहिए। और इसमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमन है, जो हर जगह पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, जैसे कि हिंदी या इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेजेस। और कई कई स्टेट्स में, कई कई जगह पे, किसी किसी बोर्ड में इकोनॉमिक्स को भी कॉमन रखा गया, क्योंकि आज के लाइफ में इकोनॉमिक्स भी एक कॉमन सब्जेक्ट बन गया है। लेकिन मैं ऐसा कहूँगा ज़्यादातर जगहों में कॉमर्स को कहाँ पढ़ाया जाता है? कॉमर्स में, सॉरी, इकोनॉमिक्स को कहाँ पढ़ाया जाता है? कॉमर्स में। अकाउंट्स को कहाँ पढ़ाया जाता है? कॉमर्स में। बीएसटी कहाँ पढ़ाया जाता है? कॉमर्स में। और जहाँ तक ये सब्जेक्ट है ये तो कॉमन है, ये तो हर बच्चों को पढ़ना पड़ता है। देखिए, जब आप 10th क्लास 11th क्लास में गए तो मुझे थोड़ी बहुत तो सिलेबस की जानकारी आपको देनी पड़ेगी, फिर एक एक करके हम सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो यस सर, लेकिन जो अकाउंटेंसी की पढ़ाई है वो किसी भी कीमत पे कोई और स्ट्रीम का बंदा नहीं करेगा, वो सिर्फ एंड सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम का बंदा करता है। बीएसटी की पढ़ाई तो सिर्फ एंड सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम का बंदा करेगा, लेकिन मैथ्स एंड हिंदी एंड इंग्लिश की पढ़ाई कोई भी स्ट्रीम का बंदा कर सकता है। इकोनॉमिक्स भी ज़्यादातर कॉमर्स के लोग पढ़ते हैं, आर्ट्स के लोग पढ़ते हैं, लेकिन कई कई जगहों पे इकोनॉमिक्स को साइंस के बच्चों को भी पढ़ने के लिए क्या किया गया है? परमिशन दे दिया गया है, बच्चे पढ़ सकते हैं वहाँ भी। लेकिन आज की क्लास में जो मुझे बात करनी थी, किसकी बात करनी है? अकाउंट्स की। देखो ना, अगर आप अकाउंटेंसी के बारे में नहीं जानते हो, इसका मतलब है कि आप बिजनेस को क्या करोगे? ढंग से संभाल नहीं पाओगे। सुन रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो क्या मतलब सर, अगर अकाउंटेंसी का नॉलेज हो जाएगा तो क्या बिजनेस को हम संभाल सकते हैं? ऑफ कोर्स संभाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ एंड सिर्फ अकाउंटेंसी से नहीं। कुछ नॉलेज आपको इकोनॉमिक्स का भी चाहिए, कुछ नॉलेज आपको बीएसटी का भी चाहिए, कुछ नॉलेज आपको मैथमेटिक्स का भी चाहिए, कुछ नॉलेज आपको लैंग्वेजेस का भी चाहिए। बातें आपसे हो चुकी है, लेकिन अभी मैं आपको सारी बात नहीं बताने वाला हूँ। सिर्फ एंड सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि अकाउंटेंसी की क्या ज़रूरत पड़ती है, अकाउंटेंसी कहते किसको हैं, और ये हमारे बिजनेस में क्या मदद करता है। बात समझ गए? मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे अकाउंट्स, लेकिन मैं एक और वर्ड यहाँ लिखने वाला हूँ, उसको आप लोग भी लिख सकते हैं। उसको बोलते हैं क्या? अकाउंटेंसी।
देखो अभी आप एक वर्ड और लिख देता हूँ, अकाउंटिंग। देखो मैंने लिख दिया इस वर्ड को, लेकिन मैं अभी इस जल्दीबाजी में नहीं हूँ कि मैं आपको इन तीनों वर्ड का अलग अलग मीनिंग समझाऊँ। एकदम नहीं जल्दीबाजी हूँ मैं, एकदम जल्दीबाजी में नहीं हूँ। बस मैं इतना इतना कह सकता हूँ कि ये तीनों वर्ड में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। आप जो जिस ब्रांच ऑफ नॉलेज को आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, जिस ब्रांच को आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, उस ब्रांचेस को ही हम, उस स्ट्रीम को ही क्या बोलते हैं हम, उस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम, अकाउंटेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अकाउंटेंसी। मतलब जो भी सब्जेक्ट आपको भी हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चे, बोलो जरा? अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी में क्या करते हैं हम? अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग कैसे करते हैं? अकाउंट्स बना करके करते हैं। क्या बना के करते हैं? बोलो मेरे साथ, अकाउंट्स बना के करते हैं। एक बार फिर से बोलो भाई, जो सब्जेक्ट अभी आप पढ़ने जा रहे हो उस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी में जो आप करोगे वो क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जो काम आप करोगे, जिस जो काम आप करोगे वो क्या करोगे आप? अकाउंट्स बनाओगे। लेकिन जितनी सिंपल तरीके से मैंने ये बात आपके सामने रख दी है, ये टर्म उतना सिंपल नहीं है। इसमें 4 5 6 डिफरेंसेज होते हैं और एग्जामिनेशन में थ्योरेटिकली ये डिफरेंसेस पूछे भी जाते हैं। लेकिन मेरा मकसद अभी ये समझाने का नहीं है। क्यों नहीं है सर? बताऊंगा कुछ देर बाद। क्योंकि अगर मैं ये शब्द अभी आपको समझाने लगा, इसका मतलब है कि मैं आपके दिमाग में अकाउंटिंग पढ़ा नहीं रहा हूँ, बल्कि अकाउंटिंग को ठूस रहा हूँ। और ठूसने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरा मकसद क्या? पढ़ाने का है, समझाने का है। तो आइए देखिए मैं कैसे समझाता हूँ, देखना ध्यान से। जब बिजनेस की बात है तो मैं एक छोटा सा बिजनेस आपसे आज स्टार्ट करवाता हूँ। करना चाहते हैं बिजनेस स्टार्ट? बताइए, बोलो। एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। आप छोटी उम्र के हैं, लेकिन अगर आप आजकल कभी मार्केट जाते होंगे तो आप देखते होंगे कहीं ना कहीं कोई दुकान चल रहा है, कहीं रेस्टोरेंट चल रहा है, चल रहा नहीं, कहीं कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, कहीं स्कूल्स चल रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। हर जगह पैसे के लेन देन होते हैं, सर्विसेज के लेन देन होते हैं, प्रोडक्ट सेल एंड परचेज होता नहीं होता? बताओ जरा। होता है ना? अगर आप स्कूल जाते हैं वहाँ फ़ी भरते हैं, वहाँ से आपको सर्विसेज मिलती है। हॉस्पिटल्स जाते हैं वहाँ फ़ी भरते हैं, वहाँ से सर्विसेज मिलती है। कोचिंग सेंटर्स जाते हैं वहाँ फ़ी भरते हैं, वहाँ से सर्विसेज मिलती है पढ़ाने का। अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं वहाँ पैसा भरते हैं, खाना खा के आते हैं। कपड़े की दुकान पे जाते हैं, पैसा भरते हैं, कपड़ा खरीद के लाते हैं। मान गए? लेकिन अभी जो एग्जाम्पल मैंने दिया, उन सारे एग्जाम्पल में आप क्या थे? यहाँ पे आप कस्टमर थे। क्या थे आप? कस्टमर थे। लेकिन जो बिजनेस मैं सिखाने जा रहा हूँ वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चे अगर मेरी बात पे आपने ध्यान दिया ना, मज़ा आ जाएगा। सही कह रहा हूँ? क्या जाएगा? मज़ा आ जाएगा। अगर आप मार्केट निकलते हो तो मैंने क्या कहा, खाना खा के आते हो, आप कस्टमर हैं। आप मेरे से पढ़ते हो, मैं कस्टमर आपको बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मान लीजिए आप कस्टमर है। मेरे तो स्टूडेंट हैं आप, लेकिन समझ लीजिए आप कस्टमर है। 2 मिनट मानने में क्या जाता है? हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ भी कस्टमर है। तो जहाँ पे भी आप पेमेंट करते हैं वहाँ से सर्विसेज या गुड्स परचेज करके लाते हैं, आप क्या वहाँ पे? कस्टमर है। लेकिन मैं बिजनेस जो सिखाने जा रहा हूँ वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका मतलब है सर कि क्या आप बिजनेसमैन अगर एक बिजनेस चलाता है तो क्या आप इसके बारे में बात करना चाह रहे हो? ऑफ कोर्स। अब आपको ये मानना पड़ेगा कुछ देर के लिए कि आप क्या हैं। बताओ क्या हैं आप? बोलो। कुछ देर के लिए क्या मानकर चलो? आप कस्टमर नहीं हैं, आप बिजनेसमैन हैं। क्या मानकर चलो? बिजनेसमैन है। अगर आप कस्टमर मानकर चलोगे तो फिर तो आप अकाउंटेंसी समझ नहीं पाएंगे। मुझे बताओ, क्या कभी देखा है कि जो कस्टमर घर में, कस्टमर कहीं से कुछ खरीद के लाता है या खा के लाता है, खा के आता है कहीं किसी रेस्टोरेंट से, तो क्या घर में बैठ के अकाउंटेंसी करता है? वो क्या लिखता है उसको? खाया पिया भूल गए बात। आप मान लो कहीं कुछ खाने के लिए गए, पैसा दिए, खाना खाए, घर आ गए, तो क्या उसको घर में बैठ के लिखने लगते हो? क्या उसकी रिकॉर्डिंग करते हो? उसके बारे में हिसाब किताब करते हो? महीने के आखिरी में क्या क्या प्रॉफिट लॉस निकालते हो? बोलो ना। नहीं निकालते हो। आप नहीं निकालते। आप किसी दुकान पे गए, आपके पापा आपके लिए कपड़े खरीदे, आप 1 साल कपड़े पहन लिए, फिर फाड़ के फेंक दिए, क्या उसकी अकाउंटेंसी होती है? क्या उसकी रिकॉर्डिंग होती है? क्या उसका हिसाब किताब निकलता है? नहीं। कस्टमर होता है कंज्यूमर। कस्टमर कौन होता है? कंज्यूमर। उसका मकसद क्या होता है? सिर्फ सामान परचेज करना, सर्विसेज परचेज करना, उसको यूज़ करना और भूल जाना। लेकिन जो एक बिजनेसमैन है
वो जितना भी सामान बेचता है, जितना भी सर्विसेज आपको देता है, उन सारे सामान और सर्विसेज की रिकॉर्डिंग करता है वो रात भर बैठ करके। नहीं करता? बताओ। आप किसी भी बिजनेसमैन से इंटरेक्ट करना, देखना उसके पास मोटी मोटी फाइलें होती हैं लाल लाल कलर की। देखा है कभी? लाल लाल बुक होती है उसके पास। अगर वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीके से काम करता है तो, और नहीं अगर वो मॉडर्न तरीके से काम करता है तो उसके पास कंप्यूटर होता है। उसके पास अगर मॉडर्न तरीके से काम करता है उसके पास क्या होता है? कंप्यूटर होता है। ठीक है जी। तो बताइए आपको मैंने क्या कहा अभी कुछ देर, क्या मानकर चलो अपने आप को? बिजनेसमैन। अब अगर आपने अपने आप को बिजनेसमैन मान लिया तो चलिए बताइए आपके हिसाब से मैं कौन सा बिजनेस खोल के दिखाऊं आपको? बताइए कौन सा बिजनेस आप पसंद करेंगे? बोलो, इससे आपका आपका इंटेंशन भी पता चलेगा कि आप किस तरह का बिजनेस पसंद करते हैं। बोलो जी बच्चों, क्या बिजनेस पसंद करेंगे? कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दूं? आज मैं एक छोटा सा दुकानदार बना देता हूं आपको। जब आगे आने वाली क्लासेस में आपको क्या करूंगा, और बड़ा दुकानदार बना दूंगा। उसके बाद फिर देखना क्या करूंगा, एक बड़ी कंपनी का मालिक बना दूंगा। सुन रहे हो? एकदम चलो धीरे धीरे करके स्टार्टिंग करो छोटी दुकान से। मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप आज कौन सी, आप चले गारमेंट बिजनेस करते हैं। कपड़े का बिजनेस होता है ना, क्लोथ का, क्लोथ बिजनेस करते हैं। जो मैं पूछूंगा उसका जवाब आपने देते जाइए मुझे। क्लोथ बिजनेस, अगर कपड़े की दुकान आपको खोलनी है तो बताइए क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक दुकान लेंगे, एक शॉप लेंगे ना। ये शॉप आपका दो तरीके का हो सकता है। ये शॉप आपका अपना भी हो सकता है और ये रेंटेड भी हो सकता है। बच्चे मेरी बात को सुनना, आपको बातों बातों में कई सारे बातें समझ में आ जाएगी। सुन रहे हो जी? चलो, क्लोथ बिजनेस खोला, आपका शॉप अपना भी हो सकता है और आपका शॉप क्या हो सकता है, रेंटेड भी हो सकता है। आपका अपना कब हो सकता है? जब मान लीजिए आपके फादर आपको एक दुकान खरीद कर दे दे, या आप अपने खुद पैसे से खरीद लो, उस दुकान के आप खुद मालिक हो, तो शॉप क्या हो गया, आपका हो गया। और अगर रेंटेड है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने किराए पे लिया। अगर आपने किराए पे लिया तो फिर क्या करना पड़ेगा बताओ बच्चों? आपको मंथली क्या करना पड़ेगा, मंथली रेंट पे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो किराए पे नहीं लिया, आपका अपना है, तो क्या रेंट पे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा? बताओ। नहीं करना पड़ेगा। देखो सर, रेंट से बच गए। तो ये रेंट को क्या मानोगे, बताओ क्या मानोगे? इसको बोलते हैं खर्चा। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में लिख दो एक बार, खर्चा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेंडिचर। अरे बच्चा, ये सब कुछ चैप्टर 2 में है, हर चीज़ है। चैप्टर 2 में वो शब्द कभी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं अपने तरीके से समझाता हूँ ना, बच्चा बनाकर तुम्हें समझा रहा हूँ, ताकि एकदम स्पून फीडिंग हो आपके दिमाग में। देखा बच्चा, आपने एक दुकान खोला, आपके पास दुकान अपना नहीं था, आपने रेंट पे लिया, आपको रेंट पे करना पड़ा, और हर महीने रेंट पे करना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है किसी महीने रेंट ना पे करो? हो सकता है? बताओ जल्दी से। नहीं। अगर होगा तो क्या होगा, मकान मालिक खाली करवा देगा, दुकान आपका बंद हो जाएगा, रेंट तो पे करना पड़ेगा भाई। चलिए जी, शॉप लिया। उस शॉप में क्या करना पड़ेगा, दूसरा स्टेप देखो। दूसरा स्टेप में क्या करना पड़ेगा कि सर मुझे फर्नीचर खरीदने पड़ेंगे। क्या खरीदने पड़ेंगे बच्चे? फर्नीचर। फर्नीचर खरीदने पड़ेंगे सर, फर्नीचर परचेज करने पड़ेंगे, फर्नीचर परचेज करने पड़ेंगे। क्यों सर, फर्नीचर क्या काम है शॉप के, कपड़े की दुकान पे? क्या तुम्हें पता नहीं फर्नीचर जो जरूरत पड़ती है, पड़ती नहीं पड़ती है? जो रैक्स बनाते हो आप, जिस रैक्स पे क्या करते हो बताओ? रैक्स बनाते हो ना, उस रैक्स पे क्या करेंगे, कपड़े को रखेंगे। एक चेयर लोगे, उस चेयर पे खुद बैठोगे, एक सामने गल्ला सा होगा, उस पर आप कस्टमर से डील करोगे। तो फर्नीचर तो आपको चाहिए भाई, ऑफकोर्स चाहिए। और क्या करोगे? लेकिन जब फर्नीचर परचेज करते हैं तो यहाँ फर्नीचर की भी दो बातें होती है। क्या क्या सर? फर्नीचर भी हमारा अपना हो सकता है और फर्नीचर भी रेंटेड हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि जनरली फर्नीचर की कॉस्ट कम होती है ना, तो फर्नीचर कोई बंदा रेंटेड नहीं लेगा, फर्नीचर अपना ही होगा। अब देखो, बिल्डिंग तो रेंटेड हो सकता है, दुकान तो रेंटेड हो सकता है, क्योंकि दुकान की कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा होती है, लाखों की होती है। हो सकता है आपके पास इतना पैसा नहीं हो, तो आप क्या करोगे, आप दुकान को दुकान किराए पे ले लोगे। ठीक है ना, दुकान किराए पे लोगे। ठीक है जी, दुकान को किराए पे लोगे। तो जो फर्नीचर है उसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती है, तो वो बंदा रेंटेड नहीं लेता। कभी देखा है कि कोई चेयर रेंट पे लेके आता है?
भाई अपनी दुकान खोली है तो चेयर तो परचेज ही करेंगे हम, तो आपका ओन चेयर होगा। तो जो भी एसेट्स आप अपना खुद का खरीदते हो ना, खुद का एसेट्स परचेज करते हो जिसको लंबे टाइम तक यूज़ करते हो, उसी को बोलते हैं हम फिक्स्ड एसेट। अब एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजा था ना, इसलिए मुझे बताना पड़ा। उसी को क्या बोलते हैं हम? फिक्स एसेट्स, जो लंबे टाइम तक इस्तेमाल करते हो आप। जैसे क्या क्या हो गया सर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे आपका बिल्डिंग हो गया, लेकिन बिल्डिंग फिक्स एसेट तभी होगा जब वो आपका ओन होगा, समझ रहे हो बात को? अगर वो रेंटेड होगा तो फिर नहीं होगा। जैसे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर आपका फिक्स एसेट तभी होगा जब वो आपका अपना एसेट होगा, रेंटेड होगा तो नहीं होगा। जैसे मशीनरी हो गया। अब आप कहोगे सर कपड़े की दुकान पे मशीनरी क्यों परचेज करेंगे हम? अरे भाई मान लो अगर किसी को ठंडा पानी पिलाना चाहते हो, खुद को ठंडा पानी पिलाना चाहते हो, तो क्या वाटर कूलर परचेज नहीं करोगे? क्या आपने दुकान पे एसी नहीं लगाओगे? क्या आपने दुकान पे पंखा नहीं लगाओगे, फैन? ये सब क्या, ये सब तो मशीनरी है, मानते हो? तो ये मशीनरी भी अगर आपका अपना है, फर्नीचर भी आपका अपना है, बिल्डिंग भी आपका अपना है, तो ये सब क्या कहलाता है? फिक्स एसेट। अगर वो रेंटेड है तो फिर फिक्स एसेट नहीं है वो। तो आपने क्या देखा, अभी आपको दुकान खोलने के लिए मैंने कितने चीज़ परचेज करवाए? अभी मैंने आपको कहा कि आप बिल्डिंग परचेज करो, नहीं है तो रेंट पे लो। मैंने कहा कि आप फर्नीचर परचेज करो, मैंने कहा कि मशीनरी लेके आओ, मैंने कहा कि और भी कुछ ज़रूरत पड़ सकती है वो सब लेकर के आओ। इसके बाद आपको और क्या लाना पड़ सकता है अपनी दुकान, बताइए? और क्या परचेज करना पड़ेगा? सॉरी, परचेज करने से पहले और क्या, एक स्टाफ चाहिए आपको। समझ रहे हो? तो क्या चाहिए? स्टाफ चाहिए। भाई स्टाफ नहीं रखोगे तो कस्टमर जब आएगा तो उसको कपड़ा कौन दिखाएगा? सुन रहे हो जी? तो जब स्टाफ रखोगे तो स्टाफ को क्या पे करोगे? बोलो ना, क्या पे करोगे, जल्दी बोलो। सैलरी पे करोगे, सैलरी पे करोगे। स्टाफ को क्या पे करोगे? सैलरी। और सैलरी भी पे कर सकते हो और वेजेज भी पे कर सकते हो। अब आप पूछोगे सर वेजेज एंड सैलरी में क्या डिफरेंस है? मैं अभी नहीं बताऊंगा, वेट करना, इसका डिफरेंसेज आएगा। लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि सैलरी को हम वेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? वेज। ये सैलरी कब पे करोगे आप? मंथली पे करोगे ना? अगर ये मंथली पे करोगे तो मंथली पे करो तो इसको क्या बोलते हैं हम? मंथली पेमेंट होगी, इसको फिर बोलेंगे एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे इसको आप? एक्सपेंडिचर। यस, इसको एक्सपेंडिचर बोलेंगे। जो काम हर महीने होता है उसको क्या बोलते हैं? हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब देखो, तो आपने क्या देखा, एक्सपेंडिचर के नाम पे दो बातें मैंने की आपसे, सैलरी भी करी और मैंने रेंट भी करी। रेंट भी क्या था? एक्सपेंडिचर था। अब ये बताओ और क्या क्या काम हो सकता है? देखो, आपके दुकान पे क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा? तो वो बिल्स भी क्या होगा? बार बार आएगा ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बार बार आएगा तो ये भी क्या होगा? एक्सपेंडिचर। अब देखो, आप फैन परचेज करते हो, आप एसी परचेज करते हो, वो बार बार परचेज नहीं करते हो आप। परचेज करते हो क्या, बताओ? नहीं। लेकिन जो उसका बिजली बिल होता है वो क्या होता है? वो बार बार होता है। तो जो भी चीज़ आपको बार बार टाइम्स एंड अगेन पे करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, बताओ? उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है जी। अभी देखना, जब मैं टर्म सिखाऊंगा ना, ये सारे टर्म्स आपके चैप्टर 2 में लिखे रखे हैं, सारे टर्म्स लिख रखे हैं। ठीक है जी बच्चा, यहाँ तक बातें समझ में आ गई आपको? यस सर। तो ठीक है जी बच्चों, अभी तक की जो बातें आपसे हुई है वो क्या बातें हुई है कि सर, अभी तक की बातों में ये हुई कि सर मुझे अगर शॉप खोलना है तो कुछ कुछ हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं वो मंथली बेसिस पे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? और कुछ हमारा फिक्स एसेट होगा, कुछ हमारे एसेट्स होंगे जो हमारे ओन एसेट्स हैं, अपने होंगे हमारे। बात समझ रहे हो ना? उसके लिए मुझे किसी को रेंट नहीं देना पड़ेगा। तो ये बातें हो गई। लेकिन अभी तक जो मैंने बताया आपको उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बातें तो अभी बताई नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बातों को बताने से पहले एक बार मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इसको पैक जा करके देखिए कि मैंने क्या क्या सिखाया आपको। पीछे जाकर देखिए क्या सिखाया, एकदम आंख बंद कीजिए और एक बार दिमाग में खो जाइए। अभी आपको लग रहा होगा कि सर बहुत ही बेसिक बातों में टाइम लगा रहे हैं। मेरा भरोसा रखो, आप बेसिक्स बातें सीखो, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, फिर देखना आगे कितने अच्छा लगेगा आपको। बताइए बच्चों, आपने दुकान खोलनी चाहिए, आपके पास अपनी बिल्डिंग नहीं थी, आपने रेंट पे लिया, आपने रेंट पे किया। अपनी बिल्डिंग थी तो रेंट पे नहीं किया, कोई बात नहीं। फर्नीचर परचेज़ किया, आपने अपना ही परचेज़ कर लिया। आपने स्टाफ लिया तो उसकी आपने सैलरी पे किया या वेजेस पे किया।
आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल उसका एक्सपेंडिचर पे किया आपने हमेशा हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आपको वाटर बिल पे करना हो तो वो भी पे करना पड़ेगा। इसको यूटिलिटी बिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बिल्स। इंटरनेट हो तो उसका बिल पे करना पड़ेगा, मोबाइल हो उसका बिल पे करना पड़ेगा। ये सब कंबाइंड टुगेदर क्या कहलाते हैं? यूटिलिटी बिल्स। लेकिन यहाँ कुछ बातें और मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखना क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आप मोबाइल के साथ देखो क्या है, एक एग्जांपल मोबाइल का ही ले लो। आपके पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल आपका एसेट है। मोबाइल क्या आपका बताओ? एसेट है, क्योंकि एक मोबाइल अगर आप खरीदते हो तो कम से कम 2 साल 3 साल यूज़ कर सकते हो। लेकिन मोबाइल में जो आप उसका प्रीपेड चार्ज कराते हो या पोस्टपेड उसका बिल भरते हो, पोस्टपेड बिल या प्रीपेड बिल, ये पोस्टपेड एंड प्रीपेड क्या करना पड़ता है आपको? हर बार पे करना पड़ता है, हर मंथली पे करना पड़ता है। ठीक है जी। तो ये जो पोस्टपेड एंड प्रीपेड होता है ना, ये आपका एक्सपेंडिचर्स होता है। क्या होता है बच्चे? ये एक्सपेंडिचर्स होता है, ये एक्सपेंडिचर्स होता है। लेकिन जो मोबाइल है क्या आपको वो बार बार ख़रीदना पड़ता है? नहीं। तो मोबाइल क्या फिर बच्चे आपका? ये आपका एसेट है, ये आपका प्रॉपर्टी हो गया, आपका एसेट हो गया। लेकिन जो आपने प्रीपेड एंड पोस्टपेड पे किया ये क्या आपका? ये आपका एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल सही बात। चलो मोबाइल के बाद आ जाओ, किस पे बात करूं मैं आपको? इलेक्ट्रिसिटी पे बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली यूज़ कहाँ होता है? या तो आपका ट्यूब्स होता है जिसको आप एलईडी बोल सकते हैं, आजकल बोलते हैं ना, एलईडी होता है, या आपका एसी होता है, या एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। ये सब आपके एसेट्स हो गए ना, क्योंकि ये लंबे समय तक क्या होंगे? यूज़ होंगे। ठीक है जी। ध्रुव ने रेज हैंड किया, क्या बात है बताओ? ध्रुव में रेज हैंड आ रहा है, नहीं भाई गलती से हुआ होगा, हो सकता है। एनीवे तो ये सब क्या आपका एसेट्स है। लेकिन अगर इस पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करते हो, अगर बिल्स पे करते हो तो बताइए ये बिल क्या है? ये आपका एक्सपेंडिचर्स है। ये बिल क्या आपका? एक्सपेंडिचर्स। यस जी बच्चों, ये बिल आपका एक्सपेंडिचर्स है, ये मंथली पे करना पड़ता है। तो आपने बच्चे यहाँ तक देखा? ठीक है जी बच्चों। अब देखो, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो मुझे अब आपको सिखानी है। क्या इम्पोर्टेंट बात है सर? आप लोगों ने ये सब एरो बना के, एरो से हटा दीजिए, एरो बना के प्लीज़ मत भेजिए मुझे। ठीक है, देखिए ये क्योंकि मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो ये एरो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है सर? आइए जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए। मैंने कहा कि आपने शॉप खोल लिया और शॉप खोलने के लिए शॉप पे जितनी जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी वो सब आपने लगा दिया। फर्नीचर से लेके, मशीनरी से लेके, स्टाफ से लेके, खुद भी लग गए, सब कुछ कर दिया। अब आपने पूजा पाठ भी कर दिया, आपने नारियल भी फोड़ दिया और स्टार्ट कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली बच्चे दुकान में बेचोगे क्या? क्या बेचने वाले हो? बोलो ना। गारमेंट्स बेचने वाले हो, कपड़े बेचने वाले हो। तो भाई कपड़े आपको कहीं से खरीद के लाने पड़ेंगे ना। तो क्या नहीं खरीदोगे? क्लोथ परचेज्ड, क्लोथ को आपको परचेज करना पड़ेगा। अब ये बताइए, अब मैं समझाता हूँ, क्लोथ आप कितनी बार परचेज करोगे? बताओ कितनी बार? सर हो सकता है कि हर वीकली परचेज करना पड़े, हो सकता है हर मंथली परचेज करना पड़े, हो सकता है हर रोज़ परचेज करके लाना पड़े। ये तो डिपेंड करता है कि मेरी दुकान पे कितने कस्टमर आते हैं। भगवान करे खूब कस्टमर आए, खूब दुकान चले हमारी, रोज़ मैं परचेज करके लाऊँ, रोज़ मेरा शाम तक बिक जाए, तो इसका मतलब क्लोथ क्या करना पड़ा आपको? बार बार परचेज करना पड़ा। मान गए? तो जो चीज़ आपको बार बार परचेज करना पड़ा उसको बोलते हैं हम लोग क्या? गुड्स। क्या बोलते हैं उसको? गुड्स। देखो ना, बातों बातों में आपके सामने एक टर्म आ गया, गुड्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? गुड्स बोलते हैं। तो इसका मतलब सर क्या गुड्स यहाँ पे मेरा क्लोथ है? यस, गुड्स क्लोथ है। अगर कोई मेडिसिन की दुकान करता तो उसका गुड्स क्या है? बोलो जी बच्चों। अगर कोई मेडिसिन की दुकान करता है उसका गुड्स क्या है? उसका मेडिसिन क्लोथ, मेडिसिन गुड्स है उसका। अगर कोई फर्नीचर की दुकान करता तो फर्नीचर उसका गुड्स है। आप ध्यान रखना, एक गारमेंट की शॉप, क्लोथ की शॉप खोलने वाला बंदा भी फर्नीचर परचेज किया था। देखो ना मैंने क्या क्या परचेज किया, मैंने क्लोथ भी परचेज किया था और आपने एक फर्नीचर भी परचेज किया, याद है आपको? लेकिन यहाँ पे फर्नीचर आपके लिए क्या है? फर्नीचर आपके लिए फिक्स्ड एसेट है।
समझ रहे हो? फर्नीचर आपके लिए क्या फिक्स एसेट है, लेकिन जो क्लोथ आपके लिए वो आपका गुड्स है। बता सकते हो क्यों? बताओ, जल्दी बताओ। ये अकाउंटेंसी को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है। बताओ क्यों? मैंने क्या कहा बच्चे आपसे अभी? मैंने कहा कि आपने क्लोथ भी परचेज किया, आपने फर्नीचर भी परचेज किया। दोनों में क्या डिफरेंस था? क्लोथ आपको बार बार परचेज करना पड़ेगा, मानते हो नहीं मानते हो? लेकिन फर्नीचर आपको बार बार नहीं परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि फर्नीचर तो एक बार परचेज किया उठने बैठने के लिए, रैक बनाने के लिए, सामान रखने के लिए। लेकिन क्लोथ तो आपका गुड्स है, उसमें तो आप डील कर रहे हो, आपको बार बार खरीद के लाना है और बार बार बेचना है। तो जो चीज़ आपको बार बार खरीदना पड़ता है, बार बार बेचना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं हम? गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बच्चे? गुड्स बोलते हैं। तो आइए, एक नया टर्म्स आपने सीख लिया, गुड्स। जब आपने गुड्स सीखा तो गुड्स क्या करते हो? गुड्स को आप परचेज करते हो। क्या करते हो? उसको परचेज करते हो। और गुड्स को आप सेल भी करते हो। गुड्स को परचेज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको सिर्फ परचेजेस बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं उसको? परचेजेस। और गुड्स को सेल करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? सेल्स। जब भी कभी मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा परचेजेस, तो इसका मतलब गुड्स परचेज की बात हो रही है। और जब भी मैं यूज़ करूंगा सेल्स, इसका मतलब गुड्स सेल की बात हो रही है। बात समझ गए? परचेज मीन्स व्हाट? परचेज मीन्स गुड्स परचेज्ड। आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? एक्सक्यूज मी, हेलो, समझ रहे हो मेरी बात? सेल्स मतलब क्या? गुड्स सोल्ड। गुड्स परचेज और गुड्स सोल्ड। लेकिन मान लीजिए कि कोई फर्नीचर आपने परचेज किया अपने बिजनेस के लिए, क्या नहीं परचेज? बताओ। तो वो फर्नीचर भी तो आपने क्या किया होगा? परचेज किया होगा। और जब वो फर्नीचर पुरानी हो गई तो उस फर्नीचर को क्या किया होगा? आपने सेल किया होगा। मानते नहीं मानते हो? भाई एक फर्नीचर परचेज किया, 4-5 साल यूज़ किया, पुराने हो गए, उसको बेच देंगे। तो जब फर्नीचर परचेज करते हैं तो उसके लिए हम फर्नीचर वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं। और जब फर्नीचर परचेज के लिए फर्नीचर परचेज ही लिखेंगे, और फर्नीचर सेल के लिए क्या लिखेंगे? फर्नीचर सोल्ड ही लिखेंगे। अगर मशीनरी परचेज करेंगे तो मशीनरी परचेज लिखेंगे। जब भी कोई एसेट परचेज करें उसके नाम से लिखेंगे उसको हम। और जब भी मशीनरी सेल करें तो क्या लिखेंगे? मशीनरी सोल्ड। कोई फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज। कोई फर्नीचर सेल किया, फर्नीचर सोल्ड आउट। मशीनरी परचेज किया, मशीनरी परचेज। मशीनरी सेल किया, मशीनरी सोल्ड आउट। लेकिन अगर गुड्स परचेज किया तो बताओ, जल्दी बताओ। गुड्स परचेज किया तो, गुड्स परचेज किया तो ओनली परचेज लिखेंगे हम, ओनली परचेज। अगर आपके सवाल में कहीं परचेजेज लिखा हुआ है तो आप समझ लेना वहाँ क्या परचेज हुआ। बताओ क्या परचेज हुआ है? गुड्स परचेज हुआ है। अगर कहीं सवाल में सेल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या सेल हुआ? बताओ जल्दी से। गुड्स सेल हुआ है। जब, आई एम सॉरी, गुड्स सेल हुआ है। जब भी कभी सिर्फ परचेज वर्ड लिखा हो तो गुड्स परचेज, सिर्फ सेल्स लिखा हो तो गुड्स सोल्ड। अदरवाइज अगर किसी नाम के साथ लिखा हो फर्नीचर परचेज, तब तो कोई चिंता ही नहीं है। मशीनरी सोल्ड, तब तो कोई चिंता ही नहीं है। फर्नीचर एंड मशीनरी तो साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है जी बच्चों, यह ऑफकोर्स ये बात होगी। आइए मैं एक बार फिर से लिखता हूँ और फिर आपसे पूछता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। बताइए जी बच्चों, मैंने लिखा है यहाँ पे परचेजेस, तो इसका मतलब क्या समझते हैं आप? बोलो जी, क्या समझते हैं इसका मतलब? मैं लिखता हूँ सेल्स, बोलो क्या समझते हैं इसका मतलब? अगर हमारे सवाल में सर सिर्फ परचेजेज लिखा होगा, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये क्या है? ये गुड्स परचेज्ड है। अगर हमारे सवाल में सेल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गुड्स सोल्ड आउट है। बात समझ गए? यस सर, ये बातें आपको समझना जरूरी था, ये बातें मैंने इसलिए आपसे कर ली है। आगे फिर मुझे मौका मिलेगा तो मैं रिपीट भी तो करूंगा, अभी कितने सारे क्वेश्चंस करने मुझे आपके लिए। यस सर। तो चलिए देखिए, मैंने कहा था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, तो वो इंपॉर्टेंट बात बता दी। क्या? गुड्स के बारे में। क्योंकि जब कोई बिजनेस आप करेंगे तो गुड्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? लेकिन अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्या है सर? इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखना। याद करो कुछ देर पहले मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि आपको क्लोथ परचेज करना पड़ेगा। कहा था नहीं कहा था? क्लोथ परचेज करना पड़ेगा, जिसको गुड्स बोलते हैं हम लोग। जिसको क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं।
आपको फर्नीचर परचेज करना पड़ेगा। ध्यान सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब बताने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने वाले हैं। आपको आपको मशीनरी परचेज करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये सड़क पे मिलते हैं? इसके लिए पैसे चाहिए आपको। बताओ, पैसे चाहिए? बोलो ना, पैसे चाहिए। मान लो एग्जाम्पल लो, आपने क्या किया, 2 लाख का माल परचेज किया, माल मतलब गुड्स। आपने क्या किया, 1 लाख का फर्नीचर परचेज किया। आपने क्या किया, 2 लाख का मशीनरी परचेज किया बिजनेस को चलाने के लिए। सब मिला के 5 लाख रुपए लगा दिए आपने। तो क्या 5 लाख सड़क सड़क पे मिलते हैं? बताओ। अगर सड़क पे मिलते हैं तो मुझे बताओ, मैं वहाँ चला जाता हूँ खुद से, अभी अभी तुरंत जाता हूँ क्लास छोड़ करके। नहीं मिलते हैं सर जी, कहीं नहीं मिलते हैं। तो बताइए 5 लाख रुपये किसने दिया होगा? बताओ किसने दिया होगा? बोलो ना। अब देखो चुप हो गए। 5 लाख रुपये कहाँ से लगाया होगा आपने? ये 5 लाख रुपये बैंक से मिलता है? बैंक क्या आपको क्या है मतलब, बैंक कौन लगा आपका? हाँ, हाँ, लोन लोन ही लो घर से, सब काम लोन से ही स्टार्ट कर दो। नहीं सर, लोन से स्टार्ट नहीं करते, पहले पहले अपना पैसा लगाते हैं। लोन भी लेंगे, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, पहले अपना पैसा लगाते हैं। अगर मान लीजिए क्लोथ फर्नीचर मशीनरी परचेज करने के लिए आपने अपना पैसा लगाया, ओन रुपीज़। ओन रुपीज़ मतलब क्या? आपने अपना, यार आपके पास पैसे नहीं थे क्या, कैसे बिजनेस स्टार्ट कर लिए फिर? अरे बोलो तो सही सर, पैसे थे हमारे पास, बोलो ना। थे सर, मेरे पास पैसे थे, 5 लाख रुपए मैंने लगाया। तो जो आपने अपना पैसा लगाया ना, उसको बोलते हैं हम कैपिटल। ये कैपिटल सिखाने के लिए मुझे इतना चीखना पड़ा। ये कैपिटल सिखाने के लिए मुझे इतना चीख चीख के बताना पड़ा। उसको क्या बोलते हैं बच्चे, बोलो क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल बोलते हैं। इसका मतलब सर, कहीं पे भी अगर कैपिटल वर्ड लिखा हो तो हम ये समझ जाए कि जो पैसा हमने अपने पॉकेट से लगाया उसको कैपिटल बोलते हैं। समझ गए बात को? इसका मतलब सर, अगर कहीं कैपिटल लिखा हो, इसका मतलब क्या हुआ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कैपिटल मतलब हुआ अमाउंट, ठीक है ना, इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस। जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो उसको। उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। देखो कितना अच्छा टर्म्स था, क्या बोलेंगे उसको हम? बोलो ना, क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। मैं बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में जाके घुस जाइए, कैपिटल बोलेंगे। तो क्या सर कैपिटल सिर्फ कैश में हो सकता है? देखो मेरी बात, क्या कैपिटल हम कैश में लगा सकते हैं? नहीं, कैपिटल कैश में भी हो सकता है, इन कैश भी हो सकता है, और इन काइंड भी हो सकता है। इन काइंड का मतलब समझ तो क्या होता है? बोलो ना। कैपिटल कैश में हो सकता है, कैपिटल इन काइंड भी हो सकता है। सर क्या मतलब? कैश का मतलब हुआ कि आपके पास 5 लाख रुपए थे, आप घर से उठाए, मार्केट गए, फर्नीचर परचेज किया, मशीनरी परचेज किया, क्लोथ परचेज किया, ला करके दुकान पर रख दिया, तो ये कहलाता है इन कैश। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, तो आपने यहाँ पे कितना पैसा लगाया? बताओ कितना लगाया, बताओ। 5 लाख रुपए लगाया। इन काइंड भी हो सकता है, मतलब आपके पास पैसे नहीं है, आपने कुछ एसेट लगा दिया। जैसे याद है, देखो मैं दिखाना चाहता हूँ, देखो मैं दिखाना चाहता हूँ, देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने सबसे पहले क्या कहा था वो याद है? कि आपका अपना दुकान भी हो सकता है। याद करो, कहा था नहीं कहा था? क्या हो सकता है आपका? अपना दुकान भी हो सकता है। क्या आपको अपना दुकान कहीं से सड़क पे मिला था? नहीं, वो भी आपने कभी ना कभी तो परचेज किया होगा ना। नहीं किया? बताओ, कभी ना कभी परचेज किया होगा। इसका मतलब ये आपका अपना एसेट था, पर्सनल एसेट था। उस एसेट को अब आप अगर दुकान में लगा दिए तो क्या कोई और काम कर पाओगे वहां से? नहीं कर पाओगे। वो एसेट कहाँ चला गया? बोलो ना, कहाँ चला गया? बोलो ना। वो एसेट अब दुकान के यूज में चला गया। कहाँ चला गया भाई? दुकान के यूज में चला गया। पहले अगर वो खाली था तो उसमें कुछ भी हम कर सकते थे, खा सकते थे, पी सकते थे, सो सकते थे, उठ सकते थे, बैठ सकते थे, अपना पर्सनल कोई भी काम कर सकते थे। लेकिन अब हम अपना पर्सनल काम वहाँ नहीं कर सकते हैं। वहाँ क्या कर दिया मैंने? दुकान खोल दिया। अब दुकान का काम वहाँ पे होगा। इसका मतलब यहाँ पे जब आपका ओन शॉप था ना, ओन शॉप, वो भी आपका कैपिटल है। जो ओन शॉप था वो भी क्या आपका कैपिटल है? सुन लिया मेरी बात? ओन शॉप भी आपका कैपिटल है। अगर मान लो कि आपके घर में ऑलरेडी फर्नीचर परचेज्ड है, पहले से फर्नीचर पड़ा हुआ आपके घर में, और वो फर्नीचर उठा करके आपने दुकान में रख दिया, तो क्या फर्नीचर आपने परचेज किया? अभी परचेज नहीं किया, पहले कभी परचेज किया था। तो ये जो फर्नीचर आपके घर में है, उस फर्नीचर को उठाकर आपने दुकान में रख दिया, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम? इन काइंड। क्या बोलेंगे आप? इन काइंड। फिर से सुनो, अगर न्यू ब्रांड फर्नीचर आपने मार्केट से परचेज किया और शॉप में रखा, तो वो क्या कहलाएगा? इन कैश। लेकिन अगर आपके घर में ऑलरेडी फर्नीचर पड़े हुए थे, आपने दुकान पे जाकर रख दिया, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कैपिटल कहलाएगा। कैसा कैपिटल? इन काइंड।
इन काइंड कहलाएगा। मान गए बच्चे, मान गए पक्की बात? यस सर। आपके घर में फैन लगा हुआ है, आपने फैन खोला दुकान में लगा दिया, तो ये क्या हो गया? इन काइंड। ये इन काइंड हो गया फैन है, ये आपका कैपिटल है, ये सब आपका कैपिटल है। अपने घर से कोई भी चीज उठा करके कहाँ लगा दोगे आप? अपने शॉप पे, तो सारा क्या आपका कैपिटल है, लेकिन वो कौन सा कैपिटल है? इन काइंड। अगर पैसे में लगाओगे तो क्या है वो? इन कैश। समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो भी कोई चिंता की बात नहीं। अभी तो कितनी बार मैं रिपीट करने वाला हूं इन चीज़ों को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझे तो और भी अच्छी बात। बहुत बार रिपीट होने वाला है, बस इतनी बात समझ जाइए कि जो पैसा या इन कैश या इन काइंड जो भी चीज़ बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। आइए कुछ टर्म्स आपको और भी हम सिखाएंगे और उसके बाद हम रिपीट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या टर्म सिखाएंगे सर? अब देखिए, एक टर्म्स मैं यहाँ लिखता हूँ ड्रॉइंग्स। क्या लिखता हूँ? ड्रॉइंग्स। बड़ा अच्छा टर्म, देखो ड्रॉइंग्स। क्या मतलब ड्रॉइंग्स का सर? ये बताइए, आपका दुकान खुल गया, आपने पैसे लगा दिए, आपने फर्नीचर परचेज किया, आपने मशीनरी परचेज किया, आपने क्लोथ परचेज किया, सब कुछ किया, दुकान चल पड़ा, कस्टमर भी आने लगे, सामान सेल भी होने लगा, आपके गले में पैसे पड़े हुए हैं। गले में पैसे पड़े हुए पड़े नहीं पड़े बताओ? यस सर, गले में पैसे पड़े हैं, रुपीज़ पड़े हुए, कैश पड़े हुए। उस पैसे को क्या बोलते हैं? हम कैश बोलते हैं। जो आपके गले में पड़े उसको क्या बोलते हैं बच्चे? कैश बोलते हैं। और उस कैश का क्या होगा सर? उस कैश का क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? उस कैश को फिर से सर्कुलेट करेंगे। सर्कुलेट मतलब क्या हुआ? उस कैश को सर्कुलेट मतलब होता है बिजनेस में फिर से लगाएंगे, फिर से क्लोथ परचेज करेंगे, फिर बेचेंगे। लेकिन क्या जो भी कैश मेरे पास आएगा उसका यही करेंगे कि हमेशा फर्नीचर सॉरी हमेशा क्लोथ परचेज किया और बेचा, क्लोथ परचेज किया बेचा? ऐसा नहीं करते भाई। भाई आपका घर भी तो होता है, घर में बाल बच्चे भी होते हैं, घर में भाई बहन भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं, तो क्या उनको खिलाओगे? क्या बताओ, कहाँ से खाना खिलाओगे? उस कैश में से कुछ कैश आपको अपने लिए निकालने भी होते हैं। गलत बोल रहा हूँ बताओ? गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। उस कैश में से कुछ निकालने भी होते हैं। अरे भाई, जब अपने लिए हम यूज़ ही नहीं करेंगे तो बिज़नेस क्यों चलाएंगे? क्या फ़ायदा बिज़नेस चला करके? मान लीजिए आपके पापा दुकान चलाते हैं, आप अपने दुकान पे शाम को गए, वहाँ पे पापा ने 100 रुपया निकाल के आपको दिया और बोला जाओ सामने वाली दुकान से मिठाई खा लो, अगर आपको मिठाई पसंद है तो बताओ, उस 100 रुपया जो गले से निकाली गई है और आपको दी गई है, तो क्या वो 100 रुपया बिजनेस के लिए खर्चा हुआ? बोलो ना। बिजनेस के लिए खर्चा नहीं हुआ, पापा ने अपने बेटे के लिए खर्चा किया, उसको मिठाई खिलाया है, तो ये क्या कहलाएगा? ये पर्सनल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये पर्सनल एक्सपेंडिचर। और जितने भी पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए पैसे बिजनेस से आप निकालोगे ना, उसको क्या बोलेंगे हम? ड्राइंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? ड्राइंग्स बोलेंगे। लेकिन अगर पापा आपसे ये कहे कि 100 रुपया गले से दिया आपको और कहा कि ऐसा करो सामने वाली दुकान से अगरबत्ती लेके आओ, अगरबत्ती समझ तो क्या होता है? अगरबत्ती लेके आओ, आज शाम को दुकान पे अगरबत्ती जलाना है, तो बताओ वो 100 रुपया का जो अगरबत्ती अगरबत्ती लेके आप आए हो, वो अगरबत्ती अल्टीमेटली कहाँ पे खर्च होने वाला है? शॉप पे ही खर्च होने वाला है। तो ये क्या कहलाएगा फिर? ये एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ये ड्राइंग्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने उस अगरबत्ती को कहाँ खर्च कर दिया? बोलो ना। आपने उस अगरबत्ती को शॉप पे ही लगा दिया, शॉप पे यूज़ कर दिया। तो जो भी पैसे का इस्तेमाल आप शॉप के लिए करते हैं वो सारे एक्सपेंडिचर हैं, लेकिन उसमें से कुछ पैसा निकाल करके अगर आपने अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर में लगाया है तो वो क्या कहलाएगा बच्चे? जल्दी बताओ। ड्राइंग्स कहलाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या कहलाएगा? वो ड्राइंग्स कहलाएगा। मज़ा आ गया? वो कहलाएगा आपको ड्राइंग्स। अब देखो, इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ। मैं गारंटी करता हूँ मेरे लिए बेहद ही आसान चीज़ था। मैं क्या करता, ये सारे शब्द बुक खोल के लाता और पढ़ते चला जाता और लिखाता जाता, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला था। अब अगर आपने अपने आप को एक शॉपकीपर मान लिया है, आप दुकान चला रहे हैं या आपके पापा दुकान चला रहे हैं, तो फिर क्या हुआ कि आप अपने आप को कोरिलेट कर पा रहे हैं, अपने ज़िंदगी से जोड़ के देख रहे हैं, तो फिर ये बातें क्या हो रही है? आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है, परमानेंटली समझ में आ रही है। कल के डेट में आप भूलोगे भी नहीं। एग्जामिनेशन में अगर ये आ गया तो खुद से भी कुछ शब्द बना के आप क्या करोगे? लिख पाओगे। यस सर, यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई। आइए जी, कुछ बातें आगे की और करते हैं, फिर से हम रिपीट करेंगे उन बातों को, लेकिन पहले कुछ और पढ़ा देते हैं। देखिए क्या बात है। देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ ना कुछ जल्दी जल्दी बोलता हूँ, लेकिन चिंता मत करना, मैं रिपीट भी कई बार करता हूँ, तो टेंशन मत लेना। वो इतनी बार रिपीट होगा कि आपके दिमाग में क्या होगा, वो घुस जाएगा। देखिए क्या है, अल्टीमेटली बताइए, आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते हैं, करते जाते हैं, सामान परचेज करते हैं, सामान सेल करते हैं। मैं भी बार बार लिखता हूँ यहाँ पे, गुड्स परचेज किया, गुड्स सोल्ड आउट किया,
बहुत सारे एक्सपेंडिचर किए, बहुत सारे एक्सपेंडिचर किए, लेकिन ये सब क्यों करते हैं? अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर एक बिजनेसमैन क्या करता है, अपने सेल्स में से, जो उसका सेल्स है, सुन रहे मेरी बात? ओह, अपने सेल्स में से क्या करता है, वो सारे खर्चे को, सारे एक्सपेंडिचर को माइनस करता है। नहीं करेगा? सेल्स उसकी आमदनी है, उसके पास आ रहा है, सेल्स से पैसा आ रहा है और एक्सपेंडिचर से जा रहा है, तो वो सेल्स में से सारे खर्चे को माइनस करेगा। अगर सेल्स ज़्यादा है तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर सेल्स कम हो गया तो क्या होगा, उसको लॉस भी हो सकता है। भगवान न करे किसी बंदे को लॉस लेकिन हो सकता है जब बिजनेस को नया नया शुरू होता है ना, तो उसमें प्रॉफिट भी होता है, हो सकता है उसमें लॉस भी हो जाए, लेकिन घबराने की बात नहीं है। स्टार्टिंग में लॉस होता है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होता है, रिकवर हो जाता है और फिर प्रॉफिट भी हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मैंने अभी देखो ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी क्लासेस स्टार्ट करी है, तो ऑनलाइन का जो मैंने स्टार्टअप किया है, हो सकता है शुरू शुरू मुझे ये तकलीफ पहुंचाए, लेकिन फिर धीरे धीरे करके क्या होगा, जब बातें बच्चों तक फैलेगी, बच्चे जुड़ते चले जाएंगे, तो हो सकता है लॉन्ग रन में मुझे क्या हो जाए, बेनिफिट भी हो जाए। मान गए मेरी बात को? यस सर। तो घबराना नहीं चाहिए बिजनेस में। तो मतलब मेरा मकसद आपको यहाँ पे सेल्स एंड एक्सपेंडिचर तो पहले बता दिया था, डिटेल समझाना नहीं था, बल्कि ये था कि आप ये समझ लो कि एक टर्म्स प्रॉफिट भी होता है, एक टर्म्स लॉसेस भी होता है। मान गए बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉसेस भी होता है। तो आइए जी बच्चों, अभी तक जितनी बातें मैंने आपको समझाया है, उन सारे टर्म्स को क्या करते हैं हम, सम अप करते हैं एक बार फिर से। जितने टर्म समझाया उसको सम अप करते हैं। आइए जी देखिए क्या क्या टर्म समझाया। मैंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने समझाया था आपको, शुरू से बताऊँ आपको, तो मैंने कहा था एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिर मैंने कहा था आपको कि फिक्स एसेट क्या होते हैं, ये सब टर्म सिखाया मैंने आपको। फिर मैंने कहा कि सर जी देखो, अगर आपको रेंट भी पे करना पड़ सकता है, आपको सैलरी भी पे करना पड़ सकता है, आपको यूटिलिटी बिल्स भी पे करना पड़ सकता है, समझ रहे हो? आपको आपको क्लोथ परचेज करना पड़े तो गुड्स बोलते हैं उसको, गुड्स परचेज भी करना पड़ सकता है। देखो ना कितने कितने टर्म्स आप सीख गए। आप आपको गुड्स को सोल्ड भी करना पड़ सकता है। सुन रहे हो जी बच्चे? आप फिक्स एसेट को भी परचेज करते हैं और फिक्स एसेट को भी क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, परचेज एंड सोल्ड। आप अपने बिजनेस में पैसा भी लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, बोलो ना? कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल कैसा हो सकता है, इन कैश हो सकता है, जो आपके पॉकेट से लग गया इन कैश बोलते हैं उसको, और जो आपने एसेट के फॉर्म में लगाया है उसको क्या बोलते हैं, इन काइंड बोलते हैं। बिजनेस से कुछ पैसे आप निकाल भी सकते हो, क्या बोलेंगे उसको, बोलो ना? ड्राइंग्स बोलेंगे। साल के आखिरी में क्या हो सकता है आपको, प्रॉफिट भी हो सकता है आपको, और लॉसेस भी हो सकता है। नहीं हो सकता? बताओ जल्दी बताओ। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉसेस भी हो सकता है। तो इतने सारे टर्म्स मैंने आपसे डिस्कस किए, इतने सारे टर्म्स मैंने आपसे डिस्कस किए। सुन रहे मेरी बात? जब अगली क्लास में मिलेंगे आपसे हम, तो और भी बहुत सारे टर्म्स डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में नहीं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन कौन से टर्म्स अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आपसे। देखना कौन कौन से टर्म्स, बड़े बड़े टर्म्स डिस्कस करेंगे, आपको हम अभी सुना देता है, लेकिन आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपसे डिस्कस करेंगे बिजनेस एसेट क्या होते, ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, ध्यान सुनना। और मैं आपको एकदम चैलेंज करता हूँ, आप सेकंड चैप्टर में जाओ, अगर आपके पास बुक है तो देखना कितनी बातें मैंने उसकी सिखा दी होगी। जब अगली क्लास में मिलेंगे तो बिजनेस ट्रांजैक्शन डिस्कस करेंगे, अकाउंट्स बताएंगे, कैपिटल बता दिया, ड्राइंग्स बता दिया, लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। बात समझ रहे हो? एसेट के बारे में आज बात हुई है, लेकिन एसेट के बारे में और भी बात करेंगे, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, इसके बारे में बात करेंगे। टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बात करेंगे, रिसिप्ट्स के बारे में बात करेंगे, एक्सपेंडिचर के बारे में और भी खुल के बात करेंगे। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बताया, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, गुड्स, गुड्स का मीनिंग तो आज भी समझा दिया, ट्रेड रिसेबल, ट्रेड पेबल, वाउचर, बैड डेट, बुक डेट, रिबेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, बुक्स ऑफ अकाउंट, क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एंट्री एंड मैनी मोर थिंग्स। सुन रहे हो? जब मुझे अगली क्लास में मिलोगे तो बहुत सारे टर्म्स डिस्कस करेंगे। अब आप मुझे बताओ कि एक क्लास में अगर इतने सारे शब्द अगर आपको हम समझाएं, इतने सारे टर्म्स आपको समझाएं, तो पता क्या होगा, सब कुछ आपके ऊपर से चला जाएगा, कुछ भी आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हैं। आपको ओवरडोज नहीं दिया जा सकता है, आपको ओवरडोज नहीं दिया जा सकता, आपको उतना ही डोज दिया जाना चाहिए जितना आप क्या करो, ग्रैब्स कर सकते हो, उसको रिपीट कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है जी बच्चों? ठीक है जी।
तो इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।